गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और ये आज आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ये 6 से लेकर 12th तक किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए अवेलेबल होगा। जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। हम आप इसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आपका पहला टॉपिक है कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है। आप इसमें देखेंगे, जब पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे मन से, इतना अच्छा वीडियो मैंने सेलेक्ट किया है किताबों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगे तो ज़रा ध्यान रखना, मेरा ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और ये मेरी मेहनत होगी, इतना काम आप यदि करेंगे तो चलो आज से देखते हैं। पहला टॉपिक भारतीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलो सबसे पहले देखो क्या हुआ। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के जो बीच व्यापारिक संबंध थे वो किस प्रकार से थे और वो कहाँ से प्रारंभ हुए थे? वो प्रारंभ हुए थे यूनानियों से। कहाँ से प्रारंभ हुए थे? यूनानियों से। नेक्स्ट देखा जाए पॉइंट अगर, तो भारत का अधिकांश व्यापार जो है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो स्टार्ट हुआ था वो अब अरब वासियों के हाथ में था। पहले का जो व्यापार था तो वो किनके हाथों में था? अरब वासियों के हाथों में था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखी जाए तो 1453 ईस्वी में एक कस्तुतुनिया एक जगह का नाम है, उस पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाल जो था, पुर्तगाली एक राजकुमार था प्रिंस हेनरी। उस प्रिंस हेनरी का एक जहाज़ का नाम था द नेविगेटर। द नेविगेटर जहाज़ से उन्होंने सतत प्रयासों से भी भौगोलिक खोजों का कार्य आसान कर दिया। उन्होंने जो भौगोलिक सर्च हुई, जो खोजें हुई, उन खोजों का आसान कर दिया, क्योंकि उनका एक जहाज़ था द नेविगेटर। पूछ दिया जाता है कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उनके पास उनका कौन सा जहाज़ था, कौन सा जहाज़ उन्होंने बनाया था या कौन सा जहाज़ था, तो आप कहेंगे उस जहाज़ का नाम था द नेविगेटर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए 1492 में क्या हुआ, एक कोलंबस नाम का व्यक्ति होता है। और वो कोलंबस क्या होता है, वो स्पेन का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था कोलंबस। उसने क्या हुआ, वो भारत पहुंचने के लिए घर से निकलता है। और भारत पहुंचने के लिए जब सर्च करने के लिए निकलता है तो वो भारत को ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका की खोज कर लेता है। किसकी? अमेरिका की खोज कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हम जरा आपको फिगर के हिसाब से दिखाते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि किस प्रकार से वास्को डी गामा निकला। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ जूम किया हुआ है। ये देखो, तुम्हारा जो कोलंबस निकला था वो यहाँ से पुर्तगाल से निकला था। कोलंबस जो था वो यहाँ से निकला था और यहाँ से निकलता हुआ वो इधर चला गया था। तो ये उत्तरी अमेरिका की तरफ चला गया था। तो उसने यहाँ पर, आपने देखा भी होगा इस प्रकार से, तो ये उत्तरी अमेरिका, नीचे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। तो उसने दक्षिणी अमेरिका की खोज की है। और ये तुम्हारा अफ्रीका रहा और इधर तुम्हारा यूरोप पर, ये यूरोप रहा। इधर पूरा, इधर एशिया पड़ता है, ये अपना इंडिया रहा। इस प्रकार से ऊपर ये रूस रहा, यहाँ चाइना है, बीच में मंगोलिया है। और ये तुम्हारे अफ्रीका द्वीप के जो भी देश हैं, ये तुम्हारा यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ ये इंग्लैंड है। यहीं पे सभी देश बने हुए हैं। तो वो जो तुम्हारा कोलंबस था वो यहाँ से इस तरफ निकल गया। उसने इधर अमेरिका की खोज कर ली थी। 1492 ईस्वी में निकला था इंडिया की खोज करने के लिए और खोज कर दी अमेरिका की। चलो आगे चलते उसी जगह पर जहाँ से मैं पढ़ा रहा था। चलो आगे क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, उसके लग जस्ट 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्ष बाद क्या हुआ, पुर्तगाली जो तुम्हारा था एक और वास्को डी गामा, उस वास्को डी गामा ने उत्तमांशा आंतरिक, जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट पर पहुंच गया। भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? वास्को डी गामा। हम इसको भी फिगर के हिसाब से दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं कि किस प्रकार से वास्को डी गामा अपने भारत में आया था। देखो, ये पुर्तगाल, लिस्बन जगह का नाम है, लिस्बन पुर्तगाल में। ये देखो, ये पड़ता है पुर्तगाल यहाँ पर।
थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ये है पुर्तगाल, यहाँ लिस्बन, यहाँ से आया है ऐसे। पहले जब आया था वो इस रास्ते आया था, इस रास्ते आया। ये आने का रास्ता उसका है, जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, जिससे कि हाँ, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला, ये रास्ता, ये इधर से वो आया था, ये एरो लगा है इस प्रकार का, इधर से वो आया था। और अफ्रीका की ये जगह है आशा अंतरीप। नवंबर 1947 को इसका पुराना नाम था उत्तमांसा अंतरीप, जो मैंने अभी बताया था। अब नया नाम इसका बन गया आशा अंतरीप, जो 1947 में बदला गया था। पुराना नाम था इसका उत्तमांसा अंतरीप। आशा अंतरीप की खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। इसी तूफ़ानी अंतरीप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है 6, 7, 8 में, 9, 10 में जब हिस्ट्री का पेपर होता है उसमें पूछ दिया जाता है कि जो बार्थोलोम्यू डियाज थे उन्होंने किसकी खोज की थी, आशा अंतरीप की खोज की थी। इसे पुर्तगाल, ये इसे तूफ़ानी अंतरीप भी कहा जाता है। और इधर से जाते हुए वो जब यहाँ पर पहुँचा था गोवा में, और गोवा में किस बंदरगाह पर पहुँचा था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बंदरगाह का नाम आपका है, बंदरगाह का नाम है कप्पक डाबू, कप्पक डाबू, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था कालीकट में, और 20 मई 1498 में। कौन? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और इधर अफ्रीका से होता हुआ, ये आपका अफ्रीका पड़ता है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ऐसा होते हुए केप ऑफ गुड ऑफ यहीं बनता है, इसी को कहते हैं। और ये तुम्हारा मेडागास्कर है, ठीक है, ये हिंद महासागर पड़ता है। चलो अब आगे चलते हैं, उसी जगह पर आइए, जल्दी से वीडियो ख़त्म करेंगे। फिर क्या हुआ, चक्कर काटते हुए पश्चिमी तट पर पहुंच गया। जब वो वहाँ पर पहुंचा, भारत के पश्चिमी मालाबार तट पर कालीकट और कोचीन, मालाबार तट पर कौन सी, कालीकट और कोचीन, जबकि गुजरात में सूरत, भड़ौच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह है। पूछ देता है कि बताइए कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो आप कहोगे मालाबार तट पर है, केरल का कोचीन, ठीक है। और ये गुजरात में कौन है, सूरत, भड़ौच और कैम्बे, ये प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। अब देखते हैं इनका क्रम, पूछ देता है कि इनका क्रम बताइए, किस प्रकार का इनका क्रम है। अब एक क्रम को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। देखो, आय किस हिसाब से थे, कंपनियों का विस्तार किस हिसाब से हुआ, वो एक अलग बात है। जिस हिसाब से पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, ये तुम्हारी जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, ये तो उनका आने का क्रम था। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चलें तो थोड़ा अपने मन से बना पाया है, जैसा भी बना है। पढ़ बड़े फंस कर, मतलब जब कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो बड़ा फंस फंस के पढ़ता है। फंस फंस के मतलब उलझ उलझ के पढ़ता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो जब पढ़ते हैं तो बड़ा फंस जाते हैं, मन लगता है, 1 मिनट उठाई किताब फिर पटक दी, गुस्सा आने लगता है। तो हिस्ट्री का यही सिलसिला जारी रहता है। तो इसलिए मैंने पहली ही ट्रिक बना दी आपको, पढ़ बड़े फंस कर। जब हमें पढ़ना पड़ता है तो बड़े फंस फंस कर पढ़ते हैं हिस्ट्री को। तो पा से हो गया पुर्तगाली, पा से हो गया पुर्तगाली, डा से हो गया डच, वा से हो गया ब्रिटिश, डी से हो गया डेनिश, फा से हो गया फ्रांसीसी, सा से हो गया स्वीडिश। इस प्रकार से हम इसी ट्रिक को याद करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली देखो क्या कहते हैं। पुर्तगालियों की जब बात की जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले, पहला जो यूरोपीय, सबसे पहला जो सर्वप्रथम यूरोप वासियों में सर्वप्रथम जो पुर्तगाली था वो था कौन, वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत में आया था। कहाँ पर आया था, कालीकट तट पर। अभी इसके बारे में पूरा आगे फिर बताएंगे। देखो क्या हुआ, ये तुम्हारा कब आया, उत्तमांसा अंतरीप अफ्रीका, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था फिगर में। अगर वीडियो अगर यहाँ समझ में ना आए, थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं। मैंने तो अपना 100% दिया है वीडियो में नोट्स बनाते समय। और उत्तमांसा अंतरीप अफ्रीका का चक्कर काटते हुए, और किसकी सहायता से, अब्दुल मजीद, कहीं कहीं अब्दुल मनीद भी लिखा मिलता है। तो ये एनसीईआरटी से लिखाया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी से पैटर्न से बनाया मैंने। अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है जो रास्ता बताने वाला होता है, जो रास्ता को बताता है, की सहायता से 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को कालीकट, केरल के एक प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू, अभी मैंने पीछे बताया था जब फिगर समझाया था, कप्पक डाबू, कप्पक डाबू, कप्पक डाबू, कप्पक डाबू नामक किस पर पहुंचा, बंदरगाह पर पहुंच गया, या अपना बिगड़ा उतारा। और ये जो यात्रा उनकी थी वो कितने दिन की थी, 90 दिन की। किनकी, वास्को डी गामा की। और वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया किसने, जमोरियन ने। किसने किया, जमोरियन एक्चुअली क्या हुआ करता था, जो हिंदू शासक हुआ करता था उस समय का, तो उनकी जो पैतृक उपाधि हुआ करती थी
वो उपाधि हुआ करती थी जमोरियन। तो वो जमोरियन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद क्या हुआ आगे, आगे क्या हुआ, वहाँ पर वास्को डी गामा जब आए कालीकट तट पर, कप्पकडाबू बंदरगाह बंदरगाह पर उतरे, और वहाँ पर उन्होंने अनुमति मांगी व्यापार करने के लिए। जब जमोरियन जो वहाँ के शासक हुआ करते थे, उन्होंने अनुमति दी। अनुमति देने के बाद वास्को डी गामा ने मसालों का व्यापार किया और अपने देश में लौटा। पूरी यात्रा का खर्चा निकालने के बाद जमोरियन को 60 गुना से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। आप सोच सकते हैं कि अपने देश का भारत को या भारत देश को सोने का चिड़िया क्यों कहा जा रहा था। नेक्स्ट जो दूसरा पुर्तगाली आता है, वो दूसरा पुर्तगाली आता है पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, जो 31.1500 ईस्वी को भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली बनता है। तो दूसरा पुर्तगाली जो आता है उसका नाम है पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। पूछ देता है कि बताओ भारत में दूसरा आने वाला पुर्तगाली कौन है, तो पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत में आया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए वास्को डी गामा जब दोबारा से भारत में आता है तो 1502 ईस्वी में आता है। इस प्रकार आगे का अगर बात की जाए, अब तो मैं अगर बताने जो पुर्तगाली थे, अब पुर्तगालियों में जब उन्होंने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, कमाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इस प्रकार से अपना वर्चस्व बनाया जाए, जिससे कि हम यहाँ व्यापार ही करें या अपना अधिकार स्थापित कर दें। तो जब उन्होंने इस प्रकार की सोच उनके अंदर आई, तो सबसे पहला गवर्नर आया उनका, जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या सर्वप्रथम भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। भारत का सर्वप्रथम भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, और इसने भारत में शांत जल नीति को अपनाया। आपने सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है जो अरब सागर था, जो वहाँ का सागर था, उस सागर पर ये सोच रहे थे कि उसी के जरिए जहाज़ों का आवागमन हुआ करता था। तो वो ये सोच रहे थे पुर्तगाली कि अगर इस यहाँ से आने जाने जब गोवा में पहुँचे तो एक तरीका का उन्होंने अधिकार सा वहाँ जमा लिया था, और आने जाने में शांति पूर्व ढंग से काम किया जाए, इसलिए उन्होंने एक नीति अपनाई, जिस नीति को कहा गया शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट 1508 में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, गुजरात के महमूद बेगड़ा, मिस्र सेना, तुर्की सेना और संघर्ष चोल में युद्ध हुआ, और 1509 में इन तीनों युद्धों में पुर्तगाली विजय हो गए। जब पुर्तगालियों ने तीनों शक्तियों को पराजित कर दिया, वहाँ पर उनका अधिकार हो गया। जब गोवा में उनका अधिकार स्थापित हो गया, फिर दूसरा उनका गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर था उसका क्या नाम है। उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट बात की जाए, अल्बुकर्क ने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो थे उनका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था। वो अल्बुकर्क ने कोचीन में इसका मुख्यालय बनाया। 1510 में से बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को भी छीन लिया। 1510 में गोवा को जब छीन लिया तो 1511 में मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ होता है भारत में, और सबसे पहले उभर कर आने वाली जो कंपनी होती है वो होती है पुर्तगाली। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुख पर उसका अधिकार 1515 में स्थापित हो जाता है। पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह व विजयनगर के शासक कृष्णदेव से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब स्थिति इस प्रकार भारत की हो जाती है कि जो पुर्तगाली अपने भारत में आ रहे थे वो यहाँ पर आकर के भारत की स्त्रियों से शादी भी करने लगे, और विजयनगर की जो शासक थे कृष्णदेव इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने लगे। अब होता है क्या कि पुर्तगालियों ने
पुर्तगालियों ने फादर लुई को विजयनगर दरबार भेजा और कन्नूर के भटकल में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मांगी। अब फिर से अधिक स्थापित जमाने के लिए पुर्तगालियों ने फादर लुई को विजयनगर दरबार में भेजा कृष्णदेव के पास, और कृष्णदेव से अनुमति मांगी। अनुमति मानी, कहा कि कन्नूर और भटकल में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी जाए। 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण कराया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम कि चर्च का निर्माण गोवा में किसने करवाया था, उस चर्च का क्या नाम था। तो उसका जो द्वितीय गवर्नर होता है उसका नाम मैंने अभी बताया आपका अल्बुकर्क जो होता है वो प्रथम चर्च का निर्माण करवाता है गोवा में, और जिसका नाम होता है सेंट जेवियर चर्च। तीसरा जो आता है गवर्नर, उसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों का सरकारी कार्यकाल कोचीन में जो था उसको वो स्थानांतरित कर देता है, और इसको स्थानांतरित कहाँ पर कर देता है, गोवा में स्थानांतरित कर देता है। और 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना भी हो जाती है पुर्तगालियों द्वारा, और सांप्रदायिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगालियों ने एक सांप्रदायिक साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम कहा गया एस्तादो द इंडिया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में खोला गया था। पुर्तगालियों ने कहाँ पर स्थापित किया था, गोवा में स्थापित किया था। नेक्स्ट, उसने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया था। जो इसका तीसरा जो था नीनो डी कुन्हा, इस नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, कार्टेज पूछा जाता कि ये पद्धति किसने, कि जो गवर्नर तीसरा था पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा, उसने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश करने को नियंत्रण कर दिया था, अर्थात मना कर दिया था। उन्होंने गौथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भी किया था। गौथिक स्थापत्य कला, केवल इतना पूछा जाता है कि गौथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किसने किया था, तो जो तीसरा जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, इसने किया था। पुर्तगाली में 1503 में कोचीन केरल में पहली फैक्ट्री जो खोली गई थी वो पहली फैक्ट्री थी केरल में, केरल के कोचीन में पहली फैक्ट्री था। दूसरी 1505 में कन्नूर की जो दूसरी फैक्ट्री थी। पूछा जाता है कि पुर्तगाली ने सबसे पहली फैक्ट्री कब, 1503 में कोचीन में, जब तक दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में। तब सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले तंबाकू की खेती भारतवासियों ने कहाँ से सीखा, तो तंबाकू की जो सबसे पहले खेती करना सीखा था या तंबाकुओं से परिचित हुए भारतवासी, वो पुर्तगालियों से ही हुए। पुर्तगालियों ने बताया कि तंबाकू खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अवगत किसने कराया, पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले आए कौन, पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए कौन, पुर्तगाली। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं डच। भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय हैं डच, जिसे हॉलैंड वासी भी कहते हैं या नीदरलैंड वासी भी कहते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए, जो 1595 से 1596 ईस्वी में कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान भारत पहुंचा। तो पूछा जाता है कि प्रथम डच अभियान भारत कब पहुंचा और किसके नेतृत्व में पहुंचा, तो कहेंगे 1595 से 1596 में कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में प्रथम डच अभियान पहुंचा। 1602 में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो डच नौसेना जो नायक बादेर हैग ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पोतीपोली में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच ने पुलिकट को जो उनका मुख्यालय था में स्वर्ण सिक्के के पैगोड़ा का प्रचलन कराया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वर्ण के सिक्के के पैगोड़ा का प्रचलन किसने करवाया था, तो स्वर्ण के सिक्के के पैगोड़ा का जो प्रचलन करवाया था वो किसने करवाया था, वो डचों ने ही करवाया था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीतली में सन 1627 में की गई। नेक्स्ट बात अगर की जाए
1759 में अंग्रेजों ने डच को बेदरा पश्चिमी बंगाल के युद्ध में पराजित कर दिया और भारत में उनका अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस प्रकार डचों का जो अस्तित्व ख़त्म होता है वो बेदरा के युद्ध में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों और डचों की मध्य कौन सा युद्ध था जिसमें डचों का स्थापत्य ख़त्म हमेशा के लिए हो जाता है, अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो वो आपका होता है बेदरा का युद्ध पश्चिमी बंगाल। बेदरा का युद्ध पश्चिमी बंगाल में 1759 में डचों का अस्तित्व हमेशा के लिए अंग्रेज ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1764 में डचों को 33.1/3% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दे दिया और 1690 में पुलिकट के स्थल पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया। डचों के मसालों के अस्तित्व भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डचों ने क्या हुआ, जो मसालों के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा जो अस्तित्व दिया वो किस पर दिया, कपड़ों पर दिया। भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र निर्यात का जो श्रेय जाता है वो डचों को जाता है। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। डच जो व्यवस्था थी व्यापारिक व्यवस्था वो सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। अब इसके बाद आते हैं अंग्रेज। इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा शासन किया अंग्रेज़ों ने, सबसे ज़्यादा इंडिया में तबाही मचाई तो अंग्रेज़ों ने। पढ़ते हैं इनके बारे में, समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंग्रेज़ों के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक है, तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज। तो मैंने सबसे पहले पढ़ा पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए। अब तुम्हारे आते अंग्रेज अर्थात इंग्लिशमैन। क्या होता है, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ। इसकी प्रारंभिक समुद्री यात्रा जो थी वो सुमात्रा जावा थी, मलक्का के लिए हुई। इनका उद्देश्य मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे इंडिया की खोज करने के लिए तो वो सुमात्रा जावा एक पड़ता है द्वीप, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाद में वो इंडिया में आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला जो प्रथम अंग्रेज था, पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज जो कौन होता है जो भारत में आता है या भारत की भूमि पर कदम रखता है, उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते आने वाला पहला कदम भारत में रखता है, उसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। 1601 में कंपनी के जहाज़ से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे और इनका प्रथम प्रयास 1608 में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करना था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज, पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत की बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पहली बार हॉकिंस पहले आया था यहाँ पर लगभग 1601 ईस्वी में, तो उस समय यहाँ का जो शासक था वो अकबर था। लेकिन जब दोबारा आता है तो उस समय हेक्टर नामक जो प्रथम अंग्रेजी जहाज़ आता है, जब 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर खड़ा होता है तो उस समय जब दोबारा से उसका शासक जो भारत का होता है वो अकबर होता है, लेकिन जहांगीर होता है। तो अकबर के नाम पर वो पत्र लिखता है कि उसे पता नहीं होता है यहाँ पर कि यहाँ अकबर शासक नहीं रहा भारत का। फिर भी जेम्स फर्स्ट जब वहाँ पर जाता है पत्र लेकर के, किसका, कैप्टन हॉकिंस का पत्र लेकर जाता है, तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुँचा। हुआ क्या, अंग्रेज़ों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है। कौन मांगता है, जेम्स प्रथम, क्योंकि हॉकिंस ने कहा था, अकबर के नाम से पत्र लिखकर भेजा था। फिर भी जहांगीर क्या होता है, जहांगीर उनको अनुमति दे देता है, लेकिन पुर्तगालियों और सौदागरों के विरोध के कारण ये जो मांग होती है वो रद्द हो जाती है। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों को उसने सूरत में फर्स्ट स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी, जिससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों को एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी।
यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम जो था वो क्या है। मसूलीपट्टनम जो है गोलकुंडा राज्य का एक प्रथम बंदरगाह है। दूसरी व्यापारिक कोठी अमरगांव पुलिकट में खोली और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान में उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया। अब सुनहरा फरमान क्या था? इसके अनुसार 500 पैगोड़ा वार्षिक देकर व्यापार की अनुमति मिल गई। केवल 500 ये सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान ये था कि केवल 500 पैगोड़ा वार्षिक केवल मिले जाएंगे और आपको व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। ये सबसे उस समय का सबसे गलत फैसला था जहांगीर का। नेक्स्ट क्या हुआ? 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में एक व्यापारिक कोठी खोली। सर टॉमस रो जो था वो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया और 1616 में अजमेर के राजा जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेग्रेना के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज में बम्बई दे दिया। आप सोच सकते हो पहले इस प्रकार से दहेज दिया जाता था। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड से वार्षिक किराए पर कंपनियों को सौंपा तथा 1669 में 1777 तक बम्बई का वास्तविक संस्थापक जो था वो गिराल्ड ऑगियार को माना जाता था। 1498 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार जो थे वो थे कौन? अली मुसान द्वारा कंपनी के 3 गांव की जमींदारी 1300 में प्राप्त कर ली, जिससे मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। पूछा भी जाता है कि आधुनिक कलकत्ता की नींव किस प्रकार रखी गई। आपको कहना है कि 1668 में बंगाल के सूबेदार अली मुसान द्वारा कंपनी की 3 गांव की जमींदारी 1300 में प्राप्त कर ली गई। इसे मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो आते डैन। अंग्रेज के बाद डैन आते हैं 1616 में। भारत आते हैं 1616 में भारत आते हैं। तंजौर के किले में टामनकोर में 1620 में उन्होंने टामनकोर प्रथम फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री सोरामपुर में खोली। 1745 में उन्होंने सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और उन्होंने भारत से चले गए और भारत से उनका हमेशा के लिए अस्तित्व खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी के सम्राट लुई 14 के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उसके बाद कंपनी द एंड ऑफ ओरिएंटल कहा गया। इस कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई। गोलकुंडा के सुल्तान के एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। जबकि बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। 1742 में डुप्ले गवर्नर बन के आया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है कि डुप्ले जो था गवर्नर कब बन के आया? 1742 में डुप्ले गवर्नर बन के आया। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक में 3 युद्ध हुए जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 46 से 48 तक हुआ। दूसरा 49 से 54 तक हुआ। तीसरा जो हुआ 56 से 63 तक हुआ। जो संधि हुई, संधि के बारे में पूछा जाता है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसमें एला सापिल की संधि हुई। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि हुई। और तीसरा जो युद्ध था वो पेरिस की संधि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा वाला युद्ध है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें किसकी संधि हुई? उसमें पेरिस की संधि हुई थी। 26 जनवरी
26 जनवरी 1760 को लड़े गए बाडवास के युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय हुई और जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी का भारत से वर्चस्व इसी युद्ध में समाप्त हो गया और इस प्रकार भारत से फ्रांसीसी भी चले जाते हैं। अब भारत में आने का क्रम मैंने आपको बता ही दिया था। वास्को डी गामा की यात्रा प्रारंभ हुई थी 1997 से, जबकि वापसी हुई थी सितंबर 1999 से। और किस प्रकार से वास्को डी गामा आया और किस प्रकार से गया, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।